हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल फॉर बोर्ड मॉडल, यानी बोर्ड मॉडल से रिलेटेड है और ये चैप्टर से लिया गया है जिसका नेम है एटम एंड न्यूक्लियाई। और एटम और न्यूक्लियाई का सब्जेक्टिव सवाल करवा चुके हैं। यदि सब्जेक्टिव सवाल नहीं देखे हैं तो जाकर पहले प्ले लिस्ट में सर्च मारिए और सर्च मार के देख लीजिए। 12th बोर्ड के लिए है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से के नेम से प्ले लिस्ट बना हुआ है और सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट सवाल यहां पे, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, मतलब किसके पास आवेश नहीं है यानी आवेश जीरो है। तो यहां पर देखो फर्स्ट क्या है, फोटॉन है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज, यानी कौन होगा, फोटॉन होगा, इसके पास चार्ज नहीं है। अल्फा को देखोगे तो अल्फा क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये चार्ज वाला है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब चार्ज वाला है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तीन सब तो चार्ज वाला है, बिना चार्ज वाला यही है, आवेशित नहीं है ये। ठीक है, कौन, फोटॉन, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो रेडियो, सेकंड नंबर, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए कौन करेक्ट है निम्नलिखित में यह बताना है। तो देखिए मैं यहां पे रेडियो एक्टिविटी के लिए 3 फॉर्मूला दे रहा हूं, तीनों फॉर्मूला से समझ जाएंगे। जैसे देखिए एक होता है n इज इक्वल टू n नोट e टू दी पावर माइनस लेमडा टी। जहां पे बोलिएगा n क्या है तो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, माने न्यूक्लियस की संख्या है, यानी नाभिक की संख्या है जो प्रेजेंट टाइम में है। एन नोट क्या है, जो प्रारंभिक था, मतलब न्यूक्लियस की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की संख्या। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेमडा डीके कांस्टेंट है, यानी 6 नियतांक है। और टी उस समय का टाइम बता रहा है, कितना टाइम पे बात हो रही है। तो ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन होता है यहां पे हाफ लाइफ से। ठीक है, तो हाफ लाइफ यानी जितना देर में क्या हो जाता है, मतलब ये डिवाइड करके हाफ हो जाता है, उस ड्यूरेशन को यहां पर हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है टी एवरेज, एवरेज लाइफ, औसत काल, जिसको बोलते हैं 1 लेमडा। 1 लेमडा मतलब डीके कांस्टेंट। तो अब देखना है टी एवरेज, यानी टी मीन भी इसको बोलते हैं, यानी माध्य समय, माध्य काल, तो औसत काल, जितना देखिए। ठीक है, मतलब टोटल टाइम होगा उसके लिए एवरेज निकाला जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, टी ए इज इक्वल टू 1 लेमडा, टी ए इज इक्वल टू 1 लेमडा, तो ये मिल रहा है। ठीक है, यानी बोल सकते हो डीके कांस्टेंट जो है 6 नियतांक है, उसके व्युत्क्रम को यहां पर बोलते हैं क्या चीज। ठीक है, औसत समय, औसत काल रेडियो एक्टिविटी के लिए। अब देखो बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें क्या है, सबसे पहले ये ध्यान दें, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां विक्षेपित होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारोगे उस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड से गुजारोगे उस पर भी फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी विक्षेपित होगा और मैग्नेटिक फील्ड में भी विक्षेपित होगा। यानी यहां पे यदि हम लोग टॉपिक देखें तो क्या बोला, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र में ये विक्षेपित नहीं होता क्योंकि ये मास इसकी बहुत 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 कम है। केवल चुंबकीय क्षेत्र में नहीं, गलत बात। केवल विद्युतीय क्षेत्र में नहीं, है ना, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में एक करेक्ट बात है, यानी यहां पर बोथ इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, देखो अब आगे बढ़ता हूं। इसमें देखिए निम्नांकित में से किसे महत्तम भेदन क्षमता है, यानी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, यानी जो सबसे ज्यादा मोटी दीवार को पार कर सकता है, ज्यादा मोटा
पत्थर को पार कर सकता है वो किसके पास है? तो सबसे ज्यादा गामा रेज के पास होता है। ठीक है, यानी एक्स रेज, एक्स किरणें, कैथोड किरणें, अल्फा किरणें, गामा रे किरणें। तो क्या मैंने बोला? गामा, यानी गामा है ये। एक्स रेज, कैथोड रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, ये गामा रेज इसके पास सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और यही पूछता सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर किसका है, मतलब आयनीकरण शक्ति किसके पास है ज्यादा। आयनीकरण का मतलब होता है कि किसी गैस से गुजारो तो गैस का जो एटम है, गैस का जो मोलिक्यूल है, उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो वो सबसे ज्यादा कौन है? अल्फा रेज। ऐसा पूछता तो अल्फा रेज। ठीक है, लेकिन केवल पूछा पेंट्रेटिंग माने भेदना, माने होल करके जाना, तो गामा रेज हुआ। चलो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। 6 गुणांकी एसआई इकाई है, एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट। तो मैंने बताया अभी क्या चीज कि एन इज इक्वल टू एन नोट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। अच्छा, किसी पर जो पावर होता है वो एक नंबर होता है, क्या होता है? एक संख्या होता है। तो यहां पे लेमडा टी इज इक्वल टू नंबर, तो लेमडा इज इक्वल टू नंबर बाई टाइम, टाइम यानी इसको क्या बोलिएगा? पर सेकेंड बोलिएगा। पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। यानी यहां पे इसका एसआई यूनिट क्या आया? हर्ट्ज आया। एसआई मात्रक हर्ट्ज आया। ठीक है, अब देखिए जीवाश्म की आयु पता की जाती है, यानी लाइफ ऑफ ए फॉसिल इन एस्टिमेटेड बाय। तो यहां पर जीवाश्म यानी बोल सकते हो लकड़ी, ये सब जो है कोयला हो गया, है ना, पेट्रोल डीजल जो आयल होती है, ये सब तो ये जीवाश्म है। तो इसकी जो एज पता करनी है वो कैसे पता करनी है? ठीक है, तो ये होता है कार्बन डेटिंग, यानी जितने भी जीवाश्म है सब में कार्बन की मात्रा है, बिना कार्बन के कोई नहीं। तो ये हो गया कार्बन डेटिंग से, यानी कार्बन डेटिंग। आगे बढ़ता हूं, देखिए नाभिक का घनत्व लगभग होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। तो देखिए नाभिक का यदि न्यूक्लियस निकालना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, मास ले लेना है न्यूक्लियस का और बाई वॉल्यूम ले लेना है। ठीक है, आयतन ले लेना है। इसको कैलकुलेट करने से, ठीक है, यहां पे लगभग पावर आता है 10 टू दी पावर माइनस 17 के रेंज में। ठीक है, 10 टू दी पावर माइनस 17 के रेंज। यहां पे देखो तो ये 10 टू दी पावर 17 नहीं, माइनस में नहीं प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये होगा इतना, प्लस में होगा, माइनस में नहीं। ठीक है, वॉल्यूम जब निकालोगे तो ये हो गया। इसके बाद देखो एक तत्व है, ठीक है, एक तत्व है जिसकी वैल्यू कितना है, देखो एक्स नेम है इसका, एक्स। तो ये क्या हो गया 84, ये क्या हो गया 202, यानी ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास नंबर। ठीक है, का एक नाभिक पहले एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी, यानी द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इतना 84 202 इमिट्स फर्स्ट एन अल्फा पार्टिकल देन ए बीटा पार्टिकल। ठीक है, देन एटॉमिक नंबर ऑफ रिजल्टिंग एटम विल बी। तो सिंपल देखिए, पहले किसको रिलीज किया, इमिट किया अल्फा को। चलो एक अल्फा निकाल दो, निकाल दिया मैंने एक अल्फा, तो ये वाई में कन्वर्ट हो गया। अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर 2 कमेगा, मास नंबर 4 कमेगा। तो एटॉमिक नंबर 2 कम कर दो तो 82 हो जाएगा, मास नंबर 4 से कम कर दो तो 198 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, एक बिट्टा निकाल दो तो किस में कन्वर्ट हो गया, सपोज दैट बिट्टा निकलने से जेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जेड में बन गया। तो जेड में देखिए बिट्टा निकलने से
एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मास नंबर तो वही होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 83 हो जाएगा, एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 83, आगे 83। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। फिर वही वाला सवाल रिपीट हो गया है, मतलब नाभिक का घनत्व लगभग होता है, यानी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, यानी ये होता है 2.29 इंटू 10⁻17 kg/m³, इतना होता है। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। ठीक है, यानी कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। फर्स्ट श्रेणी है लाइमन। ठीक है, तो लाइमन जो श्रेणी होती है वो होता है लो वेवलेंथ के लिए, यानी ये जो जाएगा ये आएगा यहां पर अल्ट्रा वायलेट के लिए। किसके लिए, लाइमन अल्ट्रा वायलेट के लिए। और ये देखो जो बॉमर श्रेणी है, ठीक है, बॉमर वो उसका कुछ पार्ट विजिबल में आता है, कुछ पार्ट विजिबल यानी दृश्य में आता है, दृश्य में। ठीक है, और यदि ये पाश्चर में जाओगे तो पाश्चर में हो जाएगा इंफ्रा रेड, यानी अवरक्त में चला जाएगा। अब ब्रैकेट में चले जाओगे तो फार इंफ्रा रेड हो जाएगा। हो गया ऐसा, इन किसी में भी पूछा तो जैसे बोला क्या चीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रेंज। तो कौन होता है विजिबल रेंज, तो बॉमर होता है। किस में आता है, बॉमर में। आगे देखो बढ़ते हैं, 1 MU बराबर होता है। ठीक है, तो 1 AMU जो होता है यानी 1 AMU इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसकी वैल्यू देखो याद रहे 10⁻⁻17 देखना है, सॉरी 10⁻⁻27 देखना है, तो 10⁻27 ये है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के रेंज में होता है। 10⁻⁻27 kg का रेंज होता है। ठीक है, अब देखो नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, यानी पूछ रहा है एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विथ द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय, यानी किसी भी न्यूक्लियस से यदि एक अल्फा कण निकलती है, एक अल्फा निकलती है, यानी एक हीलियम का न्यूक्लियस निकल रहा है और एक हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है, यानी एटॉमिक नंबर 2 से कमेगा और मास नंबर 4 से कमेगा, 4 से घटेगा। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, तो एटॉमिक नंबर कितना से, 2 से। और यही पूछता मास नंबर कितना से, द्रव्यमान संख्या कितना से घटेगा, तो बोलना होगा 4 से। चलिए, कैथोड किरणें होती है, यानी कैथोड जो किरणें हैं वो कैसी होती है, तो कैथोड किरणें नेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कैसा है, तो इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन बीम है ये। हो गया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए गामा किरणों की तरह होता है, यानी गामा किरणों की तरह कौन होता है, यानी गामा रेज आर सिमिलर टू अल्फा रेज, बीटा रेज, कैथोड रेज, एक्स रेज। देखिए अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें, एक्स किरणें। ठीक है, तो देखिए जो अल्फा होती है वो पॉजिटिव होता है, बीटा होता है जो नेगेटिव होता है, कैथोड होता है जो नेगेटिव होता है, एक्स रेज जो होता है ये चार्जलेस होता है और इसको हम लोग फोटॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। और ये जो गामा रेज है, गामा गामा ये भी क्या है, फोटॉन है, यानी गामा किरणें फोटॉन है, तो फोटॉन कौन है, एक्स किरणें है, यानी एक्स रेज है, तो ऑप्शन कौन करेक्ट हुआ, ये वाला करेक्ट हो गया। हो गया, ऐसा दे दिया गया। अब देखो
तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है। मैंने पहले बता रखा है कि जो बीटा किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है, यानी यहां पे फोटोन नहीं, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन होगा। यानी बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, तो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बढ़ता हूं, देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। देखिए एंगुलर मोमेंटम ऐसे समझिए, देखिए बोर्स मॉडल थ्योरी में बतलाया गया है कि देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है तो मास m है, v वेलोसिटी है, इसकी रेडियस r है ऑर्बिट का, तो m भी r ऐसे होता है एंगुलर मोमेंटम। और ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है nh/2 होता है। ये जो एंगुलर मोमेंटम है nh/2 होता है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हो इसको, कौन सा ऑर्बिट में है। h/2 2 तो जान ही रहे हो क्या है, 2 और पाई का मान 22/7, और h की जो वैल्यू होती है वो प्लैंक कांस्टेंट है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। तो बोल रहा है क्या चीज? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, यानी द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल बी। चलिए देखिए बात यहां पे घुमाइए, ये बदल सकता है n, h/2 तो कांस्टेंट है, ये बदलने वाला है ही नहीं। तो बदल किसको सकते हो? n को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू जिस समय होगा तो ये वाला एंगुलर मोमेंटम मिनिमम होगा। तो मिनिमम कब होगा? n = 1, तो क्या आएगा? h/2 देख सकते हो, h/2 यही तो है, हो गया h/2। आगे बढ़ता हूं, देखिए नेक्स्ट। अब आता है इसमें नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं, यानी द क्वांटिटीज विच रिमेन कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। अरे न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन कंजर्व है? ठीक है, तो देखिए कुल आवेश ये भी क्या करता है? संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। रेखीय संवेग ये भी संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। कोणीय संवेग ये भी संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो यहां पर क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी, यानी टोटल चार्ज भी, एंगुलर मोमेंटम भी, लीनियर मोमेंटम भी, ऑल द एबव, यानी सभी होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहां पे है TH यानी थोरियम है, जिसकी वैल्यू मैं बात करूं TH कितना है? 90 है, 230 है, हो गया ऐसा। तो ये एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास नंबर, यानी यहां पर Z की बात करो तो Z का वैल्यू 90 हो गया। मास नंबर की बात करो है ना, द्रव्यमान संख्या 230 हो गया। कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, यानी एक ही एटम की बात हो रही है, एक ही परमाणु की। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ थोरियम 90 230 इच। तो क्या निकालनी है यहाँ पे? न्यूट्रॉन n = what, यही है। तो देखो क्या होता है, A = मास नंबर = एटॉमिक नंबर यानी Z और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो n = Z प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, A - Z। तो A का वैल्यू कितना आएगा? 230 माइनस Z, तो Z का वैल्यू 90 हो गया। अब देखो यहां से क्या लिखोगे? 0 में 0, ठीक है। अब यहां से देखो 23 में 9 जाएगा, ठीक है। देखो डायरेक्ट घटा दो इसको, तो 4 140 आ रहा है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा? 140 होगा, हो गया। अब देखिए ये तो हो गया 140। नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट में यदि परमाणु, देखो उसका मास नंबर, उसका एटॉमिक नंबर,
दे दिया गया, नाभिक का द्रव्यमान m है, तो यानी इफ द मास ऑफ न्यूक्लियस इतना इज इतना, देन, ठीक है, तो देन क्या होता है ये बतलानी है। यहां पर ये देखिए सिचुएशन दिया हुआ है, इधर जो देख रहे हो न्यूक्लियस का मास है, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियस है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन सभी का एक साथ मास है, कंबाइंड है। अब देखो ये क्या हो गया, अलग अलग हो जाता है, तो अलग हो गया तो इसमें परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक, देखो यहां है क्या, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो नंबर होगा वो जेड के बराबर होगा एटॉमिक नंबर के। न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, तो अभी मैंने बताया ए माइनस जेड होगा। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, एक प्रोटॉन का mp, तो जेड प्रोटॉन का जेड mp, और एक न्यूट्रॉन का mn, तो कितना न्यूट्रॉन है, a माइनस जेड है, तो mn, यानी अभी अभी ये जो टोटल मास आएगा वो क्या आएगा, जेड mp आएगा, प्लस क्या आएगा, इसका आएगा न्यूट्रॉन वाला, तो a माइनस जेड और mn। तो देखिए ये वाला जो मास होता है ये अलग अलग हो जाता है तो बड़ा मास हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए, इसको अलग करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और जब तोड़ने के लिए एनर्जी देते हैं इसका मतलब है कि एनर्जी का कन्वर्सन मास में होता है, ठीक है, तो मास बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाला ए वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा कहाँ हो, देखो ये वाला बड़ा, तो ये ऑप्शन आ रहा है, यानी ए नंबर में, ठीक है। ये वाला न्यूक्लियस वाला नाभिक वाला मास छोटा, और सब जब अलग अलग करके जोड़ते हैं तो बड़ा हो जाता है। ये हो गया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। नाभिक की द्रव्यमान संख्या a एवं उसकी त्रिज्या r में, ठीक है, सही संबंध है। यहां पूछ रहा है सही संबंध है, तो देखिए होता क्या है, ये सपोज कर लीजिए कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये रेडियस है, इसका मास नंबर a है, तो जितना मास नंबर ज्यादा होगा, मास नंबर बढ़ने का मतलब हो गया उसमें जो प्रेजेंट प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसकी संख्या के में वृद्धि, उसकी संख्या बढ़ना। तो यदि वो बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगी ये बतलाना है। तो उस केस में यहां पर क्या होता है कि रेडियस बढ़ेगा, इसीलिए बनाया गया कि ये जो रेडियस होती है वो वैरीज होता है मास नंबर के पावर 1/3 का, ठीक है। वैरीज को हटाओगे, कांस्टेंट लाओगे, r0 कांस्टेंट आया, a⁻ 1/3 रिलेशन मिल गया। तो इसमें चूज कर लिया जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, r = r0 a⁻ 1/3, यही तो फर्स्ट है, r = r0 a पर पावर 1/3, ये क्या है 4/3 है, यानी 1/4 है, 1/2 है, नहीं होगा वो सब 1 होगा। और ये जो r0 है इसके बारे में यदि बोला जाए, r0 के बारे में, r0 कांस्टेंट जो लाया गया जिसकी वैल्यू होती है 1.5 फर्मी, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.5 फर्मी होता है, ठीक है। यानी फर्मी को ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 × 10⁻⁻15 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी एक फर्मी का वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर होता है। आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। देखिए जो फर्स्ट श्रेणी होता है, जो लाइमन श्रेणी होता है, लाइमन सीरीज होता है, वो अल्ट्रावायलेट में पड़ता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे बॉमर आएगा तो बॉमर में कुछ पार्ट विजिबल होगा, फिर इंफ्रारेड में चल जाएगा।
आगे बढ़ते जाएगा इसी तरीके से। तो यही पूछ रहा है, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन। तो कौन नहीं होगा, तो लाइमन सीरीज इंफ्रारेड में नहीं है, ये जो है किस में है, अल्ट्रावायलेट में है, यानी लाइमन सीरीज। ठीक है, और सब ये सब इंफ्रारेड वाले हैं, ब्रैकेट हो जाए, फुंड हो जाए, हमफ्री हो जाए, ठीक है, सब ये सब किस में है, इंफ्रारेड में है। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, यहां पे सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। तो देखिए सन ही क्या है, सोलर एनर्जी है सन का जो, तो उसका सोर्स क्या है, उसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है और कंबाइंड होकर के वो हीलियम बना रहा है, यानी न्यूक्लियर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, और वहां पे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो यहां पे बोला जाएगा क्या, नाभिकीय विखंडन? नहीं, नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर फिजन, तो ये तो गलत बात हो गया। रासायनिक अभिक्रिया नहीं, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। मूल कणों का है ना विलोपन, यानी एनिहिलेशन और ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, गलत बात है ना। अब देखो नाभिकीय संलयन, हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी यही तो हो रहा है, यानी यही तो काम हो रहा है वहां पे, यही तो मिल रहा है वहां पे। ठीक है, चलिए देखिए ये बात हो गई, यानी कौन सा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, 23 देखिए, एक्स एक क्या है, कोई एटम है, देखो उसमें एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए, यानी ऐसे एक्स है, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए। चलिए ओके, इसके बाद क्या बोला, का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है, मानी अल्फा 6 यानी अल्फा का इमिशन हो रहा है, तो कौन सा इक्वेशन निरूपित करेगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अल्फा डीके ऑफ इतना। ठीक है, तो अल्फा डीके करवाओ, यानी एक अल्फा निकल गया, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाई में कन्वर्ट हो रहा है। तो अल्फा का निकलना मतलब हीलियम न्यूक्लियस का निकलना मतलब मास नंबर 2 से कमेगा, और सॉरी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 2 से कम जाएगा, और मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या 4 से कम जाएगा। तो जेड हो जाएगा -2, मास नंबर हो जाएगा A-4, प्लस हीलियम निकल चुका है। ठीक है, तो He24। अब देखो जेड, ठीक है, ए में -4 और वाई जेड में -2, यानी फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया जी। देखो इसमें जाओगे तो जेड में प्लस हो रहा है, इसमें जाओगे ए में प्लस हो रहा है, इनमें दोनों में प्लस हो रहा है, यहीं पर दोनों माइनस हो रहा है, जेड में -2 और ए में -4 और प्लस हीलियम, हीलियम ले गया ना अपना 4 मास नंबर और 2 एटॉमिक नंबर, तो यही ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो आगे इतना ही सवाल का कलेक्शन था, जिसमें से बहुत सारे सवाल को आप जो है से जवाब इसी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, सवाल पलट के पूछ सकता है, लेकिन सवाल इसी लेवल का रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।